This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भाद्रपद शुद्ध दशमी दिनांक 16 सप्टेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय अंजन शंखं चक्रं जलकान्दरतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवन प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्वं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वल्मीकशिखराकारं भंगे नीलोत्पलद्युति दृष्टं तु वैरिकच्छायं स्रोतोजं बच्छेद्। तो स्रोतोंजन जो है वो वल्मीक शिखराकार इस प्रकार का है और तोड़ने पर नील उत्पल इस प्रकार नीलकमल जैसी द्युति इस कांति से दिखती है। दृष्टं तु वैरिकच्छाय और घिसने पर गैरिक जैसा दिखता है, वो स्रोतो जो अच्छा है इस प्रकार से समझ लेना है। गोशक्रुद्रस मूत्रेषु घृत क्षौद्र वसासुष भावितं भविष्यश्च शीघ्रं बध्नाति सूतकम्। तो गोशकृत रस मूत्र घृत क्षौद्र वसा इससे बार बार भावित करने से वो तात्काल पारद का बंधन इस प्रकार का करता है। सूर्यावर्तादि योगेन शुद्धिमेति रसांजन, सूर्यावर्त वगैरह के योग से रसांजन की शुद्धि होती है। तो जैसे मैंने कहा सूर्यावर्त ये काफी पुराना प्लांट है और लेकिन उसका सूर्यवर्ता या सूर्यावर्ता इस प्रकार के नाम है, लेकिन उसका तेल कहीं पे हमारे ग्रंथ में निर्दिष्ट नहीं है, जो भी अभी सनफ्लावर ऑयल के नाम से जाना जाता है। राजावर्तकवत् सत्वं ग्राह्यं स्रोतोंजनादपि, तो स्रोतोंजन से राजावर्तक जैसा सत्व निकाल। हिमवत्पाद शिखरे कंकुष्टम उपजायते, तो कंकुष्ट नया शुरू होता है अभी। तो हिमवती ये हिमालय वगैरह शिखरों पर कंकुष्ठ उपजायते निर्माण होता है। तत्रैकं नालिकाख्यम ही तद अन्य रेणुकमृतम, एक नालिकाख्य और दूसरा रेणुक कंकुष्ठ, इस प्रकार से उसके दो प्रकार हैं। पीत प्रमम प्रभम गुरुस्निग्धम श्रेष्ठं कंकुम कंकुष्ठम आदिमम। पहला जो है वो पीत प्रभ, पीत जिसकी प्रभा है, गुरु स्निग्ध ये श्रेष्ठ बताया गया है। शामुपीतम लघु त्यक्त सत्वम नष्टम ही रेणुकम,
रेणुक जो है वो श्याम पीत लघु त्यक्त सत्व, हाँ, और न इष्टम ही रेणुकम, वो अच्छा नहीं है, देना नहीं है। केचित् वदन्ति कंकुष्ठम सद्यो जातस्य दन्तिनः, तो जिसका हाल ही में जन्म हुआ है, जन्म के तुरंत बाद वर्धनश्च श्याम पीताभम रेचनम प्रतिगच्छति। पता नहीं लग रहा, लेकिन दंतिनः हाथी का कौन सा भाग? दांत तो मेरे ख्याल में बात में निकल आते हैं। श्याम पीताभम वर्णश्च श्याम पीताभम रेचनम प्रतिगच्छते। कितिचित् तेजो क्वचित् कितिचित् तेजोवाहाना बालं संकुष्ट संज्ञकम्, कतिचित् तेजीवाहाना वदन्ति श्वेतपीताभं तदतीव विरेचनम्। तो ये विरेचन है, एक बार देखते हैं। केषाञ्चन वदते कंकुष्टस्य स्वरूपलक्षणम् केचिदिति वर्चः पुरुषं तेजीवाहानां तेजस्विनाम् अश्वानां सर्वे शान्तास्त्वदन्ता इति नियमात् अदन्त तेज शब्दादीन् प्रत्ययेन तेजो पदं सिद्धम्। बालं पुच्छलोम इत्यथ बालम् इत्यत्र नालम् इति पाठे नालं मेढ्रम् शान्ताः तु अदन्ताः। सर्वे शांत होते हैं और अदंत होते हैं। तो तेजस्वी जो अश्व है उनका पुरुष, फिर भी शांताः पता नहीं चल रहा। तो एक हाथी के संबंध है, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। कथिचित तेजी वाहनाम बालम कष्ट संज्ञकम। तो यहाँ बाल का मतलब केश इस प्रकार का होगा। वदंती श्वेत पीताभम तदतीव विरेचन, ये अतीव विरेचन करने वाला इस प्रकार का। वर्चश्च दंतिना वर्चः, तो ये शायद हाथी की लीद श्याम पीताभम रेचनम परिकथ्यते, और अश्व की भी लीद इस प्रकार की या बाल। यहाँ वर्चः पुरुषम, वो हाथी का ही है। अदंत तेज शब्दादीन प्रत्ययन तेज पदम सिद्धम, तेजी है, तेजो है, तेजी वाहना। रसाय रसे रसायने श्रेष्ठम निस्वत्वम बहुवैकृतम। तो रेणुकाकुष्ठ जो है वो रस रसायन में श्रेष्ठ है, निस्सत्व जो है वो अनेक विकृतियां निर्माण करने वाला है। कुष्ठम तिक्त कटकम वीर्योष्णं चाति रेचनम व्रणोदावर्त शूलार्ति गुल्म प्लीह दुदार्ति। तिक्त कटुक वीर्योष्ण और अति विरेचन करने वाला इस प्रकार का है। व्रण उदावर्त शूल अर्ति गुल्म प्लीह गुद, इसकी आरती दूर करने वाला। तो यह गुल्म प्लीह अलग अलग लिख सकते हैं। उदारती
अलग इस प्रकार के ले सकते हैं। सूर्यावर्तक कदली बंध्या कोशातकी च सुरदाली शीघ्रुश्च वज्रकंदो नीर कणा काकमाची च आसामेकरसेन तु लवण क्षाराम्ल भाविता बहुशः शुद्ध्यन्ति रसोपरसात् माता मुञ्चन्ति सत्त्वानि। तो सूर्यावर्तक कदली बंध्या या बंध्या हुई बंध्या करकोटकी कोशातकी च सुरदाली शीघ्रुश्च वज्रकंदो नीरम कणा काकमाची च। नीर का मतलब तो पानी होता है, नीरम बालकम। ओके। पिप्पली और काकमाची आसान एक रसे न तो लवण क्षाराम्ल भाविता बहुशः, इसमें से एक रस और लवण क्षाराम्ल भावित बार बार भावित शुद्ध रसोपरसा, तो रस उपरस इनकी शुद्धि होती है। माता मुंचन्ति सत्वानि, और मात होने पर सत्व छोड़ते हैं। कंकुष्ठम शुद्धि मायाति त्रिधा शुंठ्यंबु भावित, तो 3 बार शुंठ्यंबु आर्द्रक कह सकते हैं, भावना देने से कंकुष्ठ शुद्ध होता है। सत्वकर्षोस्य न प्रोक्तो यस्मात् सत्वमेव, सत्वाकर्षो न प्रोक्तो, उसका सत्व निकालना नहीं बताया गया है क्योंकि ये सत्वमय ही है। भजे देनम विरेकार्थम ग्राहिभिर यवो मात्रया, तो यवो मात्रा में ग्राही औषधियों के साथ विरेक के लिए इसका प्रयोग करें। नाशयद आम पूर्तिंच विरेक्षम क्षणमात्रतः, तो आम पूर्ति और जो विरेच है भाव, उनमें क्षण मात्र में उसको नाश करता है। है ग्राहिभिः मलरोधकैः शुण्ठिचिरकादिभिः इति यावत् ग्राही लक्षणं यथा भाप्रकदीपनं पाचनं यत् स्यात् उष्णत्वात् द्रवशोषकं ग्राही तच्च यथा शुण्ठिचिरकं गच्छति। आमपूर्तिम् आमेन पूर्णं देहस्य इति शेषः। आमचार्तिम् इति पाठे आमजन्य विकार विद्यते। विरेकार्थं शुण्ठिचिरकादिभिः ग्राह्यविशेषैः स यवमात्रं कंकुष्ठं प्रयुज्यम्। ग्राही औषध के साथ विरेक ऐसा क्यों? वो शायद बहुत ही तीव्र विरेचक है और उसकी एक्शन को कम करने के लिए ये ग्राही का पाठ बताया हुआ। भक्षितम स तांबूलैर्विरेच्यासु विनाशेत, अगर तांबूल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो विरेचन करके वो प्राण का नाश कर देता है। बर्बुरी मूलिका क्वाथैः जेर सौभाग्य समम कंकुष्ठम विषनाशाय भूयो भूयः पिबेन्द्रः। बर्बुरी, बर्बुरी क्या है? बर्बुरी बब्बोल बावला इति भाषा, बावई तुलसी इति ख्याता च वनतुलसी वा मूलिका क्षीरिका। जेर सौभाग्यकं समम कंकुष्ठम विषनाशाय भूयो भूयः पिबेन्द्रः, तो विषनाशन के लिए बार बार पिए, लेकिन ये तीव्र विरेचक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अतः साधारण रसाः। कंपिल्लश्चपरो गौरी पाषाणो नवसारकः कपर्दो वन्दिजारश्च गिरिसिन्दूर हिङ्गुलौ मृद्दारशृङ्गभित्यष्टौ साधारण रसाः स्मृताः रससिद्धिकराः प्रोक्ता नागार्जुन पुरस्सरे। तो कंपिल्ल चपल गौरी पाषाण नवसारक कपर्द वंदिजार गिरि सिंदूर हिंगुल मृदाशुंग, ये 8 साधारण रस है। रसा रस सिद्धि करा प्रोक्ता नागार्जुन पुरस्सरे, तो नागार्जुन जिसमें पुरस्सर है उस सभी रसतंत्र वालों ने ये रस सिद्धि कर इस प्रकार के बताए हैं।
इष्टिकाचूर्ण संकाशम संकाशश्चंद्रिकाढ्योतिरेचनः सौराष्ट्रदेशे उत्पन्नः सही कंपिलकस्मिता। तो इष्टिका चूर्ण जैसा दिखने वाला चंद्रिकाढ्या, और उसमें चंद्रिका दिखाई देती है, अतिरेचन, और अतिरेचन सौराष्ट्र देश से उत्पन्न ये कंपिलक बताया जाता है। ये इसके वृक्ष होते हैं, उसके पर्ण पर ये कंपिल होता है, या फल पर कंपिलक, और है न पर्णों पर नहीं, फलों पर नहीं शायद। पित्त व्रणाध्मान विबंध निग्धम श्लेष्मोदरार्थिक कर्मिकुल वैरी मूलामशोक ज्वरशूलहारी कंपिलको रेच्छ गदापहारी। पित्त वर्ण आध्वान विबंध इसका नाश करने वाला, श्लेष्मोदर अर्तिक कृमि गुल्म इस कवि का वैरी, मूल आम शोफ ज्वर शूल इसका हरण करने वाला, और रेच्छ गदापहारी विरेचन से जिन रोगों में रोगों का नाश होता है उनका करने वाला। नवसार का निषादन इति भाषा नरसार इत्येव नाम सर्वत्र दृश्यते। कपर्द वराटिका वन्यजार स्वमाख्यात पश्चिम सागर संभूतः औषध विशेष गिरिसिंधुर रक्तवर्णः पावतीय रस विशेषः। हिंगुलः प्रसिद्धः भट्टार शृंग सीसक समुत्पन्नः पावतीय पावतीय धातु विशेषता। अतत्र कंपिल्लादि मृगाशृंग वित्यन्तानां साधारण रसानां नवसंख्यावत्वं संपद्यते, परंतु संख्या कथनावसारे इति अष्टविधि विरुद्धति कथं संगच्छते इति चेत् उच्यते संग्रहकारः प्राक् महारसमध्ये चपलं पठित्वापि पुनः साधारणरसे यदस्य गुणं ग्रहणं कृतवान् तत्र प्राचामत हेतु प्रदर्शनम एव हेतु। निबंधकारस्य स्वमतं तु भट्टार महारसत्वेन तत्र तत्रैव समर्थितम्। तो महारस में ही चपल का निर्देश होना चाहिए जो इन्होंने किया है, और कुछ लोगों के अनुसार इसको साधारण रस में डालना है, इसलिए चूर्ण ऑफ कंपिलस स्टेज गुड फॉर मेनी इयर्स। या और ये आरगवत कपिलावट्टी काफी फेमस है आयुर्वेद सेवा संघ नासिक की, और अच्छे रिजल्ट्स देती है, ऐसा है। तो ये 9 होते हैं, लेकिन चप्पल का निर्देश महारस में ही होना है इस ग्रंथ के अनुसार। मूल शब्द में मूलगत रोग महाग्राह्य, तो शिरो रोग लेना है, तेन शिरो रोगनाशना इत्यर्थः। रेच्छेति रेच्छ विरेचनार्हं रेच्छः विरेचनार्हः यः गतः रोगः तम् अपहरति नाशयति इति तादृशः विरेचनोपक्रमणीय रोगशमनः इत्यर्थः। Simple. So इसमें इष्टिका चूर्ण की मिलावट होती है, और पानी में डालने से कंपिलक तैरता है, इष्टिका चूर्ण डूब जाता है, तो ये उसकी परीक्षा की जाती है। गौरी पाषाण कहा पीतो विकटो हतचूर्णकः स्फटिकाभो शंखाभः हरिद्राभस्त्रयस्कृताः पूर्वः पूर्वो गुणैः श्रेष्ठः। तो पीत विकट हतचूर्णकः स्फटिकाभः शंखाभः हरिद्राभः,
तो तीन ही बताए गए हैं। पीत विकट हतचूर्णता इति इमे त्रयः पर्यायाः। पूर्व इति पूर्व हरिद्राभ गौरीपाषाणतः पाषाणात् शङ्खाभः शङ्खपाषाणात् स्फटिकाभः श्रेष्ठः। तो स्फटिकाभः शंखाभः और हरिद्राभ ये तीन है। हरिद्राभ से शंखाभः और शंखाभः से स्फटिकाभः। और पहले पीत विकट हत चूर्ण का ये सब पर्याय है। कारवल्ली फले क्षिपे स्वेदे हंडिका मध्ये शुद्धो भवति मूषकः। मूषक भी इसका पर्याय है। तो कारवल्ली फल में इसको डाल के हंडिका मध्य स्वेदे, हंडिका में उसका स्वेदन करे तो इससे ये मूषक यानी कि गौरीपाठ शुद्ध होता है। तालवत ग्राह्य सत्वम शुद्धम शुभ्रम प्रयोजे। तो तालवत उसका सत्व का ग्रहण करे, हर तालवत शुद्धम शुभ्रम प्रयोजे, शुद्ध शुभ्र इस प्रकार का सत्व प्रयोग में लाए। रसबंध कर स्निग्धो दोषज्ञो रसवीर्य। तो पारक बंधन करने वाला स्निग्ध दोषज्ञ और रसवीर्य निर्माण करने वाला। समाप्त हो गौरी पाषाण। वैसे जहरीला है गौरी पाषाण। अथ नवसारः करीर पीलुकाष्ठेषु पच्यमानेषु चोद्भवा क्षारोस नवसारस्य चुल्लिका लवणाभिधः। करीर पीलुकाष्ठेषु पच्यमानेषु, ये अगर जलते हैं तो इसमें जो क्षार निर्माण होता है वो नवसार है। उसको चुल्लिका लवण इस प्रकार से भी कहते हैं। इष्टिका दहने जातम पांडुरम लवणम लघु तदुक्तम नवसाराख्यम चुलिका लवणम च तत्। इष्टिका दहने जातम पांडुरम लवणम लघु, पांडुर लवण जो लघु निर्माण होता है तो नवसार उसको कहते हैं। और चुलिका लवण भी उसको कहते हैं। रसेंद्र जारणम लोह द्रावणम जठराग्निकृत गुल्मविलिहास्य शोषदिनम भुक्तम आमादिजारणम विडाख्यंच त्रिदोषग्नम चूलिका लवणम लघु। तो चूलिका लवण भारत श्रेष्ठ का जारण करने वाला, लोह द्रावण और डाठराग्निकृत गुल्मविलिह आस्य शोष इनका नाश करने वाला, भुक्तम आमादि जारणम आमादि का नाश करने वाला। दोषज्ञ है, त्रिदोषज्ञ कहेंगे, यहाँ त्रिदोषज्ञ कहेंगे। विडाख्यंच त्रिदोषज्ञम चूलिका लवणम वर्तम। विड़ भी कहते हैं चूलिका लवण। नवसागर खास करके न्यूट्रल बताया जाता है और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर सीसीए इसमें काम में लाया जा सकता है। लेकिन मालूम नहीं इनका प्रचलन उतना ज्यादा सभी का नहीं है। कुछ पुराने ग्रंथों को देखेंगे तो शायद इसके बारे में कुछ पता चले। औषधि बाढ़ वगैरह ऐसे कुछ देखेंगे तो उसके बारे में शायद कुछ पता चले। अथवा वराटिका तो कौड़ी जिसको बोलते हैं, समुद्र में मिलने वाला है। पीताभा ग्रंथिका पृष्ठे दीर्घ वृत्ता वराटिका।
रसवैद्यर्विनिर्दिष्टा सा चराचर संज्ञका। ये पीताभ ग्रंथि का पृष्ठ है और जिसमें गांठ होती है, इष्टिका दहन यानी वीट का क्या वहां मिलता है क्या? ये पॉसिबल है कि वीट जो है वो इष्टिका दहन और उसमें एक श्वेत वर्ण का मिलता है, तो शायद वही है। अभी ये जो इष्टिका दहन किया जाता है, वीट भट्टी जिसको कहते हैं, उससे काफी पोल्यूशन होता है ऐसा मानना है। तो दहाड़ू के नजदीक वाड़ा, यहाँ पे इस्कॉन का एक इको विलेज है, वहां उन्होंने मिट्टी के ईंट बगैर भर्जन के बनाए हैं और उसी के द्वारा सभी निर्माण वहां पर किया है। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड में बेकर ने की थी। ये एक ब्रिटिश आदमी था, उसने पूरा जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित किया और उसने ये इस प्रकार से मृत्तिका से ये इष्टिका बगैर भर्जन बनाना शुरू किया और वो काफी अच्छा इस प्रकार का है प्रदूषण रोकने वाला चूर्ण। हाँ, तो यहाँ पे शायद, यहाँ वीट भट्टी होती है वहां पे शायद ये नवसागर मिलता है। तो पीतावा ग्रंथि का पृष्ठ है ये तो पता नहीं है, क्योंकि गांठ वैसे सभी में दिखाई देती है इसलिए नहीं है। और वो चराचर संज्ञक उसका नाम है। सार्ध निष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यमा पादोन निष्कभारा च कनिष्ठा परिकृत। तो ये वजन के ऊपर है कि 1.5 निष्क इतना अगर भार है तो शक्ति, निष्क इतना भार है तो मध्यम, और पादोन निष्क भार ये चौथा हिस्सा कम तो कनिष्ठ, इस प्रकार के बताए गए। परिणामादिषु नग्नि ग्रहणी क्षयनाशिनी कटुष्णा दीपनी वृष्या नेत्र्या वात कपापः रसेन्द्रजारणे प्रोक्ता द्रव्येषु शस्यते। विद्रव्येषु तो परिणामादिषु लग्नि कपर्दिका परिणाम शूल में खास करके प्रयोग में लाई जाती है। ग्रहणी क्षय नाशिनी, ग्रहणी और क्षय इनका नाश करने वाली। कटुष्णा दीपनी वृष्या नेत्र्या, तो ये नेत्र्य काफी इसमें आया है। तो वृक्ष वातक पाप प्रसेद जारणे प्रोक्ता विद्रव्येषु शस्यते। विद्रव्येषु शस्यते विद्रव विडद्रव्येषु दसादीनां स्वर्णादिग्रास शक्ति संचलनार्थम औषध द्रव्येषु। विडद्रव्येषु, विद्रव्येषु नहीं है। तो बहुक्षित पारद बनाने के लिए प्रयोग में आती है। स्वर्णादिग्रास शक्ति संचलनार्थम औषध द्रव्येषु। तन्निन्ने तो वराटा स्युर गुरवा श्लेष्म पित्तला, उसके अलग जो वराट है वो गुरु और अपवित्र करने वाले इस प्रकार के हैं। वराठा कांजिके स्विना यामात शुद्धिम अवापने, तो एक याम कांजिक में स्वेदन करने से, कांजी में स्वेदन करने से वो शुद्धि हो जाती है। अर्थात अग्निजारः, अग्निजार से स्वरूप लक्षण, तो वराटी का यही परिवर्तन हुआ अधिकार उसका। ये गुणे शास्त्र के किताब में ये सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। ये समुद्रीय जो है, तो कपर्दिक भस्म के बारे में काफी बहस इसमें है। तो अन्य ग्रंथों से भी देखना चाहिए कि कैसे किस प्रकार के गुणधर्म है। समुद्रेणाग्नि नक्रस्य जरायुर्वन्निरुद्धतः
सशुष्को भानुतापेन सोऽग्निजार इति स्मृतम्। बहिरुज्जितः जरायुर्बहिरुज्जितः अग्निनखरः न क्रामति दूरस्थलम् इति नक्रः जलजन्तुभेदः। नक्रजलजन्तुभेदे मकरादौच। अत्र आदिपदेन शिशुमार बड़वादयो बोध्या तेषामपि दूरस्थानभूमिगमनादि शक्तिरहित्या। अग्निविशिष्टः नक्रः तस्य समुद्रस्थाग्निवक्त्र जलजन्तुभेदस्य वडवायः इत्यर्थः। यद्वा नक्रनासिका नक्रशब्दस्य नासिकार्थकत्वेऽपि सामीप्यात् अत्र मुखे उपचारः तेन अग्निनक्रशब्देन अग्निमुखी वडवा एव बोध्या। जरायुगर्भाशयः गर्भावरकचर्म इति यावत् बहिः समुद्रात् बहिः तटे इत्यर्थः। अन्यत्रापि एतस्य लक्षणम् उक्तं तद्यथा जारापो दहनस्पर्शो पिच्छ्रस्सागरे भवा जरायु स चतुर्वर्णः श्रेष्ठेषु श्रेष्ठः सलोहितः। जाराभजार इति असौ जीर्यते अनेन वा इति निरुक्तजार अग्निः तदा वः अग्निवत् प्रभाविशिष्ट इत्यर्थः। मुश्किल है थोड़ा सा। समुद्रेण अग्निनक्रस्य जरायुर्बहिरुज्जितः। सो अग्निनक्र एक जल जंतु है, जल में उत्पन्न होने वाला प्राणी इस प्रकार का है। जनरली नक्र का अर्थ मगर, सुसर, क्रोकोडाइल इस प्रकार का किया जाता है, लेकिन अग्निनक्र उसका एक प्रकार इस प्रकार का रहेगा, अग्नि सदृश ऐसा होगा। और उसका जरायु, ये जो प्लासेंटा है वो बहिरुज्जितः, अगर निष्कासित किया जाता है, फेंका जाता है। सशुष्को भानुतापे, और सूर्य संताप से वो शुष्क हो जाता है, उसको अग्निजार इस प्रकार से कहते हैं। अग्निजार त्रिदोषग्नो धनुर्वाताति वातन वर्धनो रसवीर्यस्य दीपनो जारणस्तथा। तो धनुर्वात जैसे वात विकारों में काम करता है, त्रिदोषग्न में है। वर्धनः रसवीर्यस्य, रसवीर्य वर्धन करने वाला, दीपनो जारणस्तथा। अब ये मिलता है नहीं मिलता है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अग्निजार नाम से कुछ बाहर मिलता है। यदब्धिक्षार संशुद्धा तस्मात् शुद्धिर्न नहिष्यते। वो समुद्र के क्षार से ही शुद्ध होता है, तो उसकी अलग शुद्धि करने की जरूरत नहीं है। अग्निजार अधिकार। धनुर्वात धनुस्तंभ, तो ये एक अलग मुद्दा रहेगा। धनुस्तंभ के मरीज हमें अभी दिखाई नहीं देते हैं, तो टिटैनस जिसको कहा जाता है, और उसके लिए अभी तो ये वैक्सीन उपलब्ध है, और ऐसी कोई नौबत आती है तो वैक्सीन ले लेते हैं। लेकिन बागेवड़ीकर सर ने उनके अंबर, लेकिन अंबर काफी सुगंधी है, इसमें कहीं भी सुगंध का वर्णन नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो बागेवड़ीकर सर ने उनके, मेरे ख्याल में अमृतानुभव माजी चिकित्सा किसी किताब में इस प्रकार के धनुर्वात की केस बताई थी। उसको अनु जो पर्ण वाला होता है, उसके जो कंद होते हैं उसका रस पिलाया था, उससे विरेचन हुआ था और रोगी बच गया था, सुधर गया था, ऐसा कुछ बताया है मैंने। तो ये मालूम नहीं इस प्रकार से।
दहन स्पर्श तो हाथ लगाने से भी दाह निर्माण करता है, जलन करता है, इसलिए शायद अग्निजार इस प्रकार का कहा होगा। अग्निजार धनुर्वात धनुस्तंभ। अब्धे समुद्रस्य क्षारेण क्षारोदकेन सशुद्धा समुद्रद्वारा लवणमयत्वात्। आनंदकंद या रसग्रंथात याचे वर्णन कस्तुरी प्रमाणे सुगंधित असतो असे आहे। सिद्धनंदन ऋषामध्ये पण हेच आहे। ओके, तो उस अर्थ को लेते हैं तो वो अंबर एक सिद्ध होता है। अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि अंबर नाम से बाजार में कुछ मिलता है क्या नहीं है। एक मैंने लेख पढ़ा था बीच में, ये बहुत रेयरली मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो उसकी प्राइस लाखों में करोड़ों में होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मालूम नहीं ये सचमुच मिलता है नहीं मिलता है। प्राप्ति स्थान श्रीलंकाच्या समुद्र किनारी अरबी समुद्र। तो शायद श्रीलंकन आयुर्वेद में इसका प्रचार होगा, मालूम नहीं। ये एक अलग चीज है कि सभी जगह जो आयुर्वेद मूल रूप में क्या है, रुवाची सिद्धयोग संग्रह मध्ये घटक आहे अंबर। तो ये तो कोई डालता नहीं होगा। अगर कंट्रोवर्शियल है, मिलता नहीं है, बहुत महंगा है, तो शायद कोई नहीं डालता होगा। ये एक अलग बात रहेगी। मैं इंग्लैंड में था और वहां मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद का डिपार्टमेंट था, अभी मालूम नहीं क्या परिस्थिति है। और वो बीएससी आयुर्वेद इस प्रकार का कोर्स चलाते थे। जहर मोहरा भट्टी इति सिद्धिनंदन मिश्र। जवाहर मोहरा ये यूनानी में ज्यादा प्रचलन नहीं है, पर के लिए अच्छा माना जाता है, सुवर्ण युक्त। तो हम कार से ट्रैवल कर रहे थे और वहां मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद डिपार्टमेंट में मारूफ अथीक ये इसका प्राचार्य था। वो मुझसे भी बुजुर्ग है, उनकी उम्र करीबन 75 होगी अभी, और अच्छे हैं, विद्वान है, प्रैक्टिस भी अच्छी है। तो वो सभी श्रीलंका के हैं और उनका स्टाफ भी काफी श्रीलंका। तो मेरी बातचीत चल रही थी श्रीलंकन आयुर्वेद क्या है इस प्रकार से। तो मैंने कहा ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह के बारे में अगर उन्माद होता है तो आप क्या चिकित्सा करते हैं। तो उसने तुरंत बता दिया कि हम भूत वैद्य के पास भेजते हैं। तो मैंने कहा कि अलग है क्या। बोले हाँ, ये सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करते हैं, भूत प्रेत पिशाच वगैरह की। वेल माशाची उलटीतून तयार होते अंबर हे खूपच महाग असते, अतिशय सुगंधी असते। तो ये सभी अभी कंट्रोवर्शियल इस प्रकार से है। तो मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि ये भूत विद्या व जानने वाले वैद्य अलग कट गए। श्रीलंका में उपस्थित है, मौजूद है, ये नई जानकारी थी। कायबाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दोष चिकित्सा जो है वो हमारे यहाँ अभी नहीं रही, भारत में नहीं रही, लेकिन ये श्रीलंका में अगर प्रचलित है तो ये थोड़ा देखना चाहिए। उसी प्रकार से तिबेटन आयुर्वेद का कोर्स बना था,
BTMS। और मुझे मौका मिला उसके सिलेबस के निर्माण में योगदान देने का। अब मूल पैटर्न तो CCIM का था जो BMS के लिए अडॉप्ट किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मूत्र परीक्षा के लिए 200 गुण रखने चाहिए और नाड़ी परीक्षा के लिए भी 200 गुण रखने चाहिए। और इतना मटेरियल हमारे पास है मूत्र परीक्षा के लिए या नाड़ी परीक्षा के लिए, इतना मटेरियल हमारे पास है। और खास करके हिमालय की औषधियों का प्रयोग तिब्बतन आयुर्वेद में होता है। अभी मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा हूँ, बरसों से धर्मशाला में गए एक बार, और धर्मशाला में अभी तिब्बतन आयुर्वेद है प्रचलन में, जो भारत में है। तो धर्मशाला, डलहौसी इस प्रकार का एक पर्यटन हो सकता है। मैं बहुत वर्षों से सोच रहा हूँ कि एक बार वहां पे जाए। 92 में हमने केरल का दौरा किया था, हम 13 वैद्य थे। हम दोनों ये छुट्टी थी उस समय में, और फिर लोग गोपेश्वरकर, वसित पावसकर और कुछ मेरे ख्याल में विवेक साने भी था। तो हमने 15 दिन का पर्यटन किया था, और मेनली आयुर्वेद, केरल वाला आयुर्वेद समझने के लिए किया था। तो उसी प्रकार से धर्मशाला के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, तिब्बतन आयुर्वेद के बारे में। और मैंने भूटान में सुना था, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं व्यक्ति, कि उनका एक अलग आयुर्वेद है भूटान में। अभी वहां भी एलोपैथी का ही प्रचलन ज्यादा है, और पारंपरिक आहार को छोड़कर ये सब मॉडर्न डाइट करना है। तो वहाँ स्वास्थ्य रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, वैसे ही वो काफी ऊंचाई पर देश है। और निसर्ग तो अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आयुर्वेद हमें सीखना है तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सीखना पड़ेगा। पुराने जमाने में भारत का विस्तार काफी बड़ा था, और वहां सभी पर आयुर्वेद का प्रचलन था। ये एक बात थोड़ा थोड़ा उसमें अलग स्वरूप रहेगा। अभी जावा, सुमात्रा वगैरह यहाँ क्या परिस्थिति है मुझे मालूम नहीं है, और वो एक अच्छी बात हो सकती है, वहां से भी कुछ रेफरेंसेस मिले। श्री राम का एक अच्छा बहुत बड़ा मंदिर जावा, सुमात्रा में है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये भारतीय संस्कृति काफी दूर तक फैली थी, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। समुद्र में होने वाली अग्नि नामक मछली, जिसे अंग्रेजी में व्हेल कहते हैं, का सड़ा हुआ आंत्र भाग है। गीला एवं तुरंत प्राप्त किया अंबर बड़ा ही दुर्गंध युक्त होता है, किंतु सूखने पर सुगंध में परिणत हो जाता है। जब यह अग्नि नमक मछली समुद्री एक घास विशेष को खा लेती है, जिससे उसकी आंतों में गतिरोध एवं विबंध उत्पन्न हो कर उसके अंतर में सड़ जाता है। कालांतर से इससे मछली मर जाती है, और इससे अंबर प्राप्त करते हैं सिद्धिनंदन मिश्र। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट easyayurveda.com। ये मालूम नहीं easyayurveda.com क्या है वेबसाइट। इसमें और भी कुछ मुद्दे हैं क्या? तो ठीक है, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए
आगे बढ़ेंगे तो जाता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट साइट इन आयुर्वेद। ये पहली बार ही पता चला किसी आयुर्वेद करके वेबसाइट है इसका। तो मैं सोच रहा था कि आयुर्वेद का सच्चा अध्ययन होने के लिए केवल चरकसुश्रुत वाग्भट को पढ़ना उचित नहीं है। जैसे लंकन आयुर्वेद, तिबेटन आयुर्वेद, भूटान का आयुर्वेद या दूसरे कई जावा सुमात्रा वगैरह यहाँ कुछ आयुर्वेद के अवशेष है, तो उन सभी के बारे में सोचना है और इतिहास को अच्छे ढंग से पुनः एक बार लिखना है आयुर्वेद के इतिहास में। वैसे आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास ये प्रियव्रत शर्मा की किताब अच्छी है। बाकी जो एक आयुर्वेद का बृहद इतिहास अत्रिदेव विद्यानंद का, उनकी जो किताब है हिंदी में, और वडोदकर के मराठी में है, ये मुझे फर्स्ट ईयर में जब था ये विषय था तब मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला और उसका महत्व भी ध्यान में नहीं आया। लेकिन इतिहास से हम सबक सीखते हैं। तो कालेरा से अंबर मिळते, काही औषधींवर अंबरयुक्त असे लिहिलेले असते असे बघितलेचे वाटते। कालेरा का मिलता है तो क्या मिलता है एक बार देखेंगे शायद अंबर के बारे में। लेकिन ये थोड़ा देखना पड़ेगा और आयुर्वेद कितना व्यापक है ये बात समझ में लेनी चाहिए। और खास करके अगर ये मूत्र परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, इसके बारे में इतनी बहस अगर है तिबेटन आयुर्वेद में तो एक अलग स्वरूप रहेगा उसका। वैसे यूनानी भी हमें देख लेनी चाहिए और सिद्ध संप्रदाय भी देख रहे हैं। सिद्ध संप्रदाय केवल तमिलनाडु में प्रचलन में रहा, यूनानी का भी उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। कॉलेज है, डिग्री है, लेकिन प्रैक्टिशनर्स बहुत ही कम है। और मालूम नहीं आखाती देशों में यूनानी का प्रचलन है या नहीं है, वहां कोई भी यूएस इस प्रकार के है या नहीं। तो रक्त को चौथा दोष मानते हैं इतना ही मालूम है, बाकी यूनानी के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इन सभी की शुरुआत आयुर्वेद से ही होगी, आयुर्वेद से सभी जुड़े होंगे ऐसा लगता है। तो उसके बारे में थोड़ा देखना इस प्रकार से पड़ेगा। और एक व्यापक रूप से आयुर्वेद को समझ लेना। तत्व ज्ञान का जो विषय है वो चरक संहिता में ही अच्छा है, इसमें संदेह नहीं। बाकी ऐसी कुछ है संहिताएं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब जो भी कुछ पढ़ा है उसके अनुसार तत्व ज्ञान का विषय चरक संहिता में ही अच्छा है। फिर भी अन्य जो ग्रंथ उपलब्ध होंगे या अन्य भाषाओं में वगैरह इस प्रकार के, जैसे अभी केरल में मलयाली भाषा में काफी ग्रंथ होंगे, मालूम नहीं है इसके बारे में। जैसे कि सहस्र योग का हिंदी में किया गया या देवनागरी से किया गया संस्कृत। और मैंने सुना था कि 2 ही श्लोक का एक ग्रंथ केरल में और उसमें पूरा आयुर्वेद समा गया है। बड़ी अजीब बात है, तो उस श्लोक में अगर आयुर्वेद समा जाता है तो हमें कुछ पता नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वो भी हम पढ़ नहीं रहे, जो हमारे हाथ में उपलब्ध है वो भी पढ़ नहीं रहे। तो इन बाकी सभी चीजों के बारे में तो काफी मुश्किल है समझ पाना, किस प्रकार से हम उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन कोलटकर सर इतिहास पढ़ाते थे आयुर्वेद का, उनकी खासियत थी। और काश्यप संहिता का उपोद्घात पढ़ाते, इतिहास पढ़ाते समय। तो उनका कहना था कि ये बहुत ही अच्छा लिखा गया है काश्यप संहिता का उपोद्घात, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में है।
तो शायद वो भी एक बात बनती है कि हमें इस तरीके से कश्यप संहिता के उपोद्घात के आधार पर कुछ सीखना चाहिए। मैंने कोलर का सिर्फ कुछ लेक्चर नहीं अटेंड किए इतिहास के बारे में, लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि इतिहास के बारे में सोचना है। हमारे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के AR कुलकर्णी, आर कुलकर्णी, ये कुलगुरु थे, वो इतिहास से थे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो उनसे कुछ बातें हुई थी। इतिहास की एक अलग पद्धति है अभ्यास के अध्ययन की। और हमारे यहाँ 2 छात्र थे PhD करने वाले, एक तब पूरा हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। तो नानल परंपरा और भाग्यवड़ीकर परंपरा, इन दोनों परंपराओं का अभ्यास, उनका जो लेखन उपलब्ध है और उनकी अगली पीढ़ी जो है उनके जरिए करना, ये एक विषय हमने दिया था, इतिहास के बेस पर था। और परंपरा की खासियत को समझना, ये उसमें महत्वपूर्ण अंग था। तो उसके बारे में जब बहस हुई, आरा कुलकर्णी से बातें हुई, आरा कुलकर्णी भी नहीं रहे अभी, उनका भी देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये इतिहास का विषय है और आपके लिए अगर इसके बारे में सोचना है तो जरूर सोचिए, कुछ मैं मदद करूंगा, ऐसा उनका कहना था। तो खास करके जो वैद्य अभी जीवित नहीं है, उनकी परंपरा ज्यादा नहीं है, उनके बारे में अगर मौखिक रूप से अगर ज्ञान कुछ मिलता है तो एक अलग बात रहेगी। ये कराड़ के नजदीक कड़ेगांव करके एक गांव है, वहां वैद्य व्यास करके है, वो भी काफी बूढ़े हैं, अभी 85-90 साल के हैं। मैं जब उनको मिलने के लिए गया था तो वो माधव निदान के श्लोक कंठस्थ थे। ये अच्छी परंपरा से है, प्रैक्टिस भी काफी की थी। लेकिन इन्हीं के साथ उनका लड़का BMS है, लेकिन तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करता। परंपरा नष्ट हो जाती है तो ज्ञान उन्हीं के साथ चला जाता है, उनका जो अनुभव है वो भी उन्हीं के साथ चला जाता है। तो इसको रोकना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतिहास की दृष्टि से विचार किया जाए तो हमें करना है। रमेश नानक जी ने पुरुषोत्तमोपनिषद ये एक ग्रंथ पब्लिश किया था, जो उनकी जन्म शताब्दी हुई थी, पुरुषोत्तम शास्त्री नाम। मुझे पता नहीं चला कि वो किस प्रकार से विचार कर रहे हैं, बाद में अभी पता चला। तो उन्होंने काफी उसका संग्रह किया है, उनके विचारों का, पुरुषोत्तम शास्त्री नाम, उनके विभिन्न शिष्यों के द्वारा। और ये अनूठा काम हुआ था उस समय, वो उन्होंने अपने तरीके से पूरा किया। हाँ, और उसका पब्लिकेशन करवाया। जो भी चंदा उसमें डालना था वो उन्होंने डाला, रमेश नानक ने डाला। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जब किसी व्यक्ति की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, अभी ये मामा गोखले की जन्म शताब्दी हुई थी, इसमें यहो जोशी सर ने पुरस्कार लिया था, और आयुर्वेद भास्कर ये किताब पब्लिश की थी, उनमें भी इसी प्रकार मामा गोखले के जो विचार है वो डाले गए थे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से अगर होता रहता है तो ज्यादा अच्छा है। गंगाधर शास्त्री गोणे की खुद की बहुत सारी किताबें हैं, बागेवाड़ी के सर की काफी किताबें इस प्रकार के हैं, वेणुमाधव शास्त्री जोशी की थोड़ी है, लेकिन उनका इसका योगदान बहुत बड़ा है, आयुर्वेदिक शब्दकोश का योगदान बहुत बड़ा है। तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए, और उनका भलीभांति प्रयोग, उपयोग हम कर सके, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा।
तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में थोड़ी बहस हो जाए तो ज्यादा सिंदूर है बीच में। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काङ्क्षि सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। Online webinars of such good Vaidyas be arranged. हो सकता है। अभी एल महादेवन वगैरह काफी इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इसके बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल ये काफी मुश्किल है और हमें मालूम भी नहीं है कितने वैद्य है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। विरम्य थे व्याख्यान में करा।